ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम लोग इस वीडियो में जो है इस क्लास में हम लोग यूपीएससी 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है हम लोग पाठ्य विवरण या फिर यूं कहूँ तो परीक्षा का सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, दोनों पेपर 1 और पेपर 2, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, दोनों का हम लोग डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, पाठ्य विवरण देखेंगे। ठीक है जी। यह हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए है और यह हम लोग हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ टेक्निकल टर्म होगा उसे मैं इंग्लिश में भी बता देने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है यूपीएससी के द्वारा एक नोट दिया गया है और मैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कहीं दूसरे जगह इर्द गिर्द से नहीं। तो इसमें नोट में कहा गया है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खंड में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन करें, क्योंकि कई विषयों के पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, जैसे जैसे कह सकते हैं कि आपको मालूम है कि 2013-14 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है, या फिर सबसे बड़ी बात, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कब सिलेबस चेंज हुआ या कब सिलेबस चेंज नहीं हुआ। आपको यूपीएससी के द्वारा हर एक वर्ष जब भी वैकेंसी निकलती है, जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको यूपीएससी के द्वारा डिटेल्ड सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों को कहता हूं कि अगर आप 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यह सिलेबस को जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 साल पहले का सिलेबस ही आपको काम देगा और आप 1-1.5 साल पहले से ही तैयारी अपनी प्रारंभ करेंगे। तो आप जितने भी विद्यार्थी 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके प्रारंभिक परीक्षा पेपर, सभी को मालूम है प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 से मेरिट लिस्ट निकलता है मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बट जो हमारा पेपर 2 है, सी सेट का पेपर है, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। उसमें बस हमें क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है, 33% लाना होता है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ बस हम बता देना चाहते हैं कि 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो यूपीएससी के द्वारा नोट में यह कहा गया है कि उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है, मतलब यूपीएससी आपको सलाह दे रही है, सजेशन दे रही है, एडवाइस दे रही है कि जो भी सिलेबस इसमें प्रकाशित किए गए हैं, इसमें दिए गए हैं, उसका समय समय पर जो है कुछ भी अगर परिवर्तन किया गया हो तो आपको यह आवश्यक है कि आप सिलेबस को जरूर जो है एक बार पढ़ें और इसे बार बार जो है पढ़ते रहें जब तक कि आप इसे क्वालिफाई ना कर लें, बिकॉज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर यूपीएससी के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, तो सिलेबस दिया गया है, तो आखिर इसका कुछ ना कुछ तो औचित्य होगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस दे दिया गया है और यूपीएससी कुछ भी पूछ रहे, नहीं। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लिंक यूपीएससी के सिलेबस से जरूर होता है। ठीक है जी। और सिलेबस देने का फिर तात्पर्य क्या है? अगर यूपीएससी अपने सिलेबस से ना पूछे, ऐसा ये कहा जाता है कि यूपीएससी में अंडर दिशन कुछ भी पूछ लिया जाता है, बिकॉज अगर करंट अफेयर जहाँ कह सकते हैं कि एक आ जाता है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे समसामयिक घटनाओं का, तो करंट अफेयर के अंतर्गत सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, बट उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक करंट अफेयर से होते हुए भी सिलेबस में ही होता है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूँ कि सिलेबस को जरूर, और जिसे पढ़े ना बल्कि इसे मेमोराइज कर ले। यूपीएससी में मैं कभी भी मेमोराइज करने की सलाह नहीं देता। यूपीएससी एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन है, आगे मुख्य परीक्षा है, उसमें आपको बाकायदा आंसर राइटिंग करनी होती है और यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, इसमें कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस ही आपको आवश्यकता होती है। बट मैं बार बार कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, लेकिन उससे पहले कि आप सिलेबस को क्लियर कर लें और सिलेबस को समझ लें, सिलेबस को इस प्रकार से अपने मन मस्तिष्क में सेट कर लें, इस प्रकार से आप अपने मेमोरी में बैठा लें कि आप सिलेबस को कभी भी मत भूलें। कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप सीधे सिलेबस से लिंक करें कि भाई इस सिलेबस में किसका पार्ट है। ठीक है जी। कहीं नोट्स बनाएंगे तो आपको चिपकाने की, आपको कह सकते हैं कि स्टिक करने की, आगे पिन करने की, भाई ये किस पार्ट का सिलेबस है, जीएस का है, जीएस 1 का है, जीएस 2 का है। तो इन तमाम चीज़ों का जो है आप कब कैसे जान पाएंगे, वो आपको जब सिलेबस आपके दिमाग में फिट रहेगा तो इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम में जितने भी सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं उसका अध्ययन अध्यापन करते रहें। आइए अब हम लोग जो है
भाग का और प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 मतलब जीएस पेपर 1 का सिलेबस हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद हम लोग जीएस 2 का सिलेबस देखेंगे। सभी को मालूम है 200 अंक का होता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, मतलब 2 मार्क्स का। अवधि मतलब टाइम कितना मिलता है, तो 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में हमें 100 प्रश्नों को हल करना होता है। अब पॉइंट नंबर 1 में देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व। क्या क्या राष्ट्रीय महत्व है, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि करंट अफेयर घटनाओं से संबंधित है, मतलब समसामयिक वैसी घटना। देखिए पूरा का पूरा विश्व जो है आज एक इस ग्लोबलाइज्ड इरा में, इस ग्लोबलाइजेशन में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। यूएस में कोई घटना घटती है, ईरान में कोई घटना घटती है, रसिया में कोई घटना घटती है, तो उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब पूरा का पूरा विश्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से अछूते नहीं है, बल्कि इंटरलिंक्ड है। मान लीजिए गल्फ में अगर कोई युद्ध होता है, खाड़ी में कोई युद्ध होता है, युद्ध छिड़ता है, तो उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा? भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। मान लीजिए अभी वर्तमान में अफगानिस्तान का इशू बहुत ही चल रहा है, मतलब अमेरिका फोर्सेस जो है, अमेरिका अपनी फोर्सेस को अफगान से विड्रॉ कर रहा है। अब अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है, तो भाई भारत को इससे क्या लेना देना? वो दूसरा देश है नहीं, भारत का भी इंटरनल सिक्योरिटी उससे खतरे में पड़ सकता है, टेररिज्म बढ़ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में और कह सकते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जो हवा मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं इससे खतरे में आ सकती है, इसलिए इंडिया भी इस चीज़ को लेकर कंसर्न है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विश्व परिवेश में, विश्व परिदृश्य में, पूरे के पूरे ग्लोबल इरा में, ग्लोबल के किसी भी पार्ट में कोई भी घटनाएं घटती हो, उसका भारत के इंटरेस्ट पे, भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो घटनाएं घट रही होती हैं, उसके बारे में, उस करंट अफेयर्स के बारे में हमें जान लेना आवश्यक है। इसके बाद है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में एशियंट इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया और मेडिवल इंडिया हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जरूर पढ़ना, राष्ट्रीय आंदोलन जरूर पढ़ना। मेडिवल और एशियंट आपको अगर छोड़ना हो तो छोड़ देना, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट मत छोड़ना, इससे क्वेश्चंस फिक्स है, हर साल आते हैं प्रीवियस ईयर 8 से 10 साल का, या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। आगे है भारत एवं विश्व भूगोल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारत का तो भूगोल है ही, और विश्व का भी भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक नेचर, फिर समाज कैसा है, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है जी, ये हो गया ज्योग्राफी का। अब है भारतीय राज्य तंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, संविधान से राजनीतिक प्रणाली हो गया, पंचायती राज हो गया, लोक नीति हो गया, अधिकार, राइट्स एंड इश्यूज हो गए, मतलब पूरे मान लो पॉलिटिकल साइंस, अब यही मानकर चलो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स, आर्थिक और सामाजिक विकास, क्या क्या जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो रहे हैं। फिर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी को लेकर, पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर क्या क्या, एलिमिनेशन को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। फिर समावेशन, इंक्लूजन, फिर जनसंख्या, डेमोग्राफिक, और फिर सामाजिक क्षेत्र, सोशियो अपलिफ्टमेंट के बारे में या सोशल सेक्टर के बारे में क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हुए, क्या क्या पॉलिसी लाई गई भारत सरकार के द्वारा। इन तमाम चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। आगे है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन और सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक पढ़ने की आवश्यकता है, बल्कि जो करंट अफेयर और समसामयिक घटनाओं में घटनाएं घट रही हैं वो मोर देन एनफ और सफिशिएंट है, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे सामान्य विज्ञान, जनरल जो साइंस होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस, कोई आपको साइंस में इसमें पूरा एकदम विषय और सब्जेक्ट और बुक्स पलटने की आवश्यकता नहीं, बट जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं, DRDO के द्वारा कुछ लॉन्च किया गया, या फिर हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ नए इन्वेंशंस किए गए, या विश्व पटल पर भी कोई नए कह सकते हैं कि कुछ इजाद हुए, कोई इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुए, उन तमाम चीज़ों से संबंधित
प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 का डिटेल्ड सिलेबस हम लोगों ने जाना कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का क्या विषय विवरण है, क्या सिलेबस है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आगे इसके हम लोग देखेंगे प्रश्न पत्र दूसरा, पेपर 2। यह भी 200 अंक का होता है, मतलब 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2 घंटे मिलते हैं। इसमें है बोधगम्यता, कंप्रिहेंसिव पैसेज जिसको बोलते हैं। पैसेज दे दिया जाता है, फिर नीचे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो कंप्रिहेंसिव पैसेज इसी को बोलते हैं। ठीक है जी। आगे है संचार कौशल सहित अंतर वैकल्पिक कौशल। संचार कौशल जो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह कहते हैं, इंटरप्रिटेशन स्किल्स वगैरह जो कहते हैं। ठीक है जी। आगे तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनल या फिर एनालिटिकल एबिलिटी, इन तमाम चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान, किस प्रकार आप डिसीजन लेते हैं, आपके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी है या नहीं, और समस्या का समाधान, कोई भी प्रॉब्लम्स है उसे आप किस प्रकार पॉजिटिवली वे में उसे सॉल्व करने का, उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इन तमाम चीज़ों का प्रश्न जो है वह CSAT के पेपर में, GS2 के पेपर में या फिर प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। फिर आधारभूत जो है संख्यानन होता है, संख्या और उनके संबंध विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर, मतलब बेसिक नंबर सिस्टम वगैरह होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। ठीक है जी। और नंबर सिस्टम और उनसे रिलेटिव से संबंध पूछे जाते हैं। फिर आंकड़ों, स्टैटिस्टिक्स वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, तालिका वगैरह जो टैली वगैरह होता है, मतलब जो ऐसे ऐसे करके होता है टैली वगैरह। ठीक है जी। फिर चार्ट हो गया, मतलब आपको दे दिया जाएगा कि इतना प्रतिशत वगैरह हम चार्ट करें। फिर आंकड़ों का की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा या 10th लेवल तक का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हम लोगों ने CSAT और GS2 का भी सिलेबस हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया प्रारंभिक परीक्षा का। अब इसके आगे कुछ 3 टिप्पणी है, उन तीनों टिप्पणियों को जानने का प्रयास करते हैं कि इन 3 टिप्पणी में क्या कहा गया है। तो टिप्पणी 1 में कहा गया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 अर्हक पेपर होगा जिसके लिए न्यूनतम अंक 33% निर्धारित किए गए। मैंने पहले ही बताया कि क्वालिफाइंग पेपर, अर्हक मतलब क्वालिफाइंग, कुछ हाँ स्पष्ट और क्लिष्ट हिंदी दिया गया। क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें 33% ले आएंगे। पेपर 2 जो अभी हम लोगों ने इसका सिलेबस देखा पेपर 2 का, इसमें बस हम 33% ले आएंगे, इसमें पास कर जाएंगे। लेकिन जो रियल कट ऑफ निकलता है, जिससे कि फाइनल जो है मुख्य परीक्षा के लिए हमारा जो है कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट निकलता है, मुख्य परीक्षा के लिए हम एलिजिबल होते हैं, वह पेपर 1 से होता है। ठीक है जी। दूसरा टिप्पणी है प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, 4 ऑप्शन हुआ, इन 4 ऑप्शन में से किसी हमें एक सही उत्तर का चयन करना होगा। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। आगे है टिप्पणी 3 है मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में सम्मिलित हो। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आप ऐसा नहीं है कि चलो GS पेपर 1 से कट ऑफ निकलता है तो GS पेपर 1 दे लेते हैं, GS पेपर 2 तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका नंबर तो जुड़ता नहीं है तो हम उसमें जो है उस परीक्षा को छोड़ देते हैं। नहीं, आपको दोनों पेपर में अपीयर होना है, मतलब दोनों पेपर में सम्मिलित होना है, दोनों पेपर की परीक्षा देनी है। अगर आप दोनों पेपर में अपीयर नहीं होंगे, दोनों पेपर का परीक्षा नहीं देंगे तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अयोग्य और असफल घोषित कर दिए जाएंगे, मतलब फेल घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए दोनों पेपर में आपको सम्मिलित होना है, दोनों पेपर की एग्जामिनेशन देनी है। तो आज हम लोगों ने देखा प्रारंभिक परीक्षा 2021 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कह सकते हैं कि विषय और पाठ्य विवरण और सिलेबस। ठीक है जी, पाठ्य विवरण मतलब सिलेबस को जानने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैंने पूरे के पूरे समझाकर जहां तक हो सका अपने अनुसार आपको इसका पूरा का पूरा विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास किया हिंदी में। बहुत सारे हिंदी विद्यार्थियों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि आपने तो इंग्लिश का सिलेबस बता दिया, अब हिंदी का भी सिलेबस बताएं कि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को भी समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।